वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है बेटा? हेलो। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंक्लाइंड है, यहाँ पे दो इंक्लाइंड है, एक का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री और एक का है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे पुली लगी हुई है और ये एक ब्लॉक है और इससे होता हुआ दूसरा ब्लॉक ये है। ओके, एक का मास है √3 kg, एक का मास है 1 kg। तो इसका मास है √3 kg और एक का मास है 1 kg। ओके, तो पहला पॉइंट पूछा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछी है, नेट फोर्स ऑन द पुली एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग। तो नेट फोर्स ऑन द पुली एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, तीन उसने पॉइंट आपसे पूछे। ठीक है, तो एक बात तो बहुत क्लियर है, इस ब्लॉक में जितना डिस्टेंस का मूवमेंट होगा, तो अभी यहाँ पे पता नहीं है कि 1 kg वाला नीचे जाएगा या फिर 1 kg वाला नीचे जाएगा। एक मिनट, सनक को बोलिए। कनक, कनक वॉइस क्लियर है? कनक वॉइस क्लियर है? कनक वॉइस क्लियर है? हेलो शौनक, इज द वॉइस एंड बोर्ड इज क्लियर? ओके ओके ओके, बेटा आप लोग बोल के रिप्लाई करोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला ही बोलता रहता हूँ। तो कभी कभी बोल दिया करो आप लोग भी, माइक का जो ऑप्शन है उसको अनम्यूट करके बोल के फिर इसे म्यूट कर दिया करो। ठीक है, तो टाइप करने में आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन ये है सोनक, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, पेज नंबर 25 पे दो ब्लॉक दे रखे हैं, एक का मास है √3 kg, एक का मास है 1 kg। दो इंक्लाइन दे रखे हैं, एक इंक्लाइन है 30, एक है 60 और वहां पे वो पुली लगी हुई है। और आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड व्हाट इज द टेंशन इन द ब्लॉक, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एक बात तो स्ट्रिंग सेम है, तो दोनों तरफ टेंशन टी सेम रहेगा। ठीक है, और थर्ड उसने पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली। ओके, तो इस केस में अब यहाँ पे हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा ब्लॉक नीचे जा रहा है, 1 kg वाला जा रहा होगा या √3 kg वाला नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसमें इस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप एक तरफ मान लो। अगर आपने सही डायरेक्शन माना होगा एक्सीलरेशन का तो वो पॉजिटिव आ जाएगा सॉल्यूशन के बाद। अगर वो डायरेक्शन, अगर वो आपने सही डायरेक्शन नहीं माना होगा तो वैल्यू फिर जब सॉल्व करोगे इक्वेशन तो वो वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला ब्लॉक एक्सीलरेशन ए से नीचे जा रहा है, तो सिमिलरली ये वाला ब्लॉक भी एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रहा होगा। ऐसा क्यों? कि जितने डिस्टेंस में ये ब्लॉक, जितना डिस्टेंस नीचे आएगा उतने ही टाइम पे ये ब्लॉक उतना डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उतना डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन दोनों का सेम होगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस, एक ही सिंगल थ्रेड है तो थ्रेड जितना नीचे आएगी उतना ही थ्रेड ऊपर जाएगी, जितने टाइम में वो नीचे आएगी उतने टाइम में ये ऊपर जाएगी। तो जितना एक्सीलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सीलरेशन इसका होगा। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ √3 kg का, एफबीडी ऑफ √3 kg। तो वो इंक्लाइंड, तो एक्स एक्सिस में इंक्लाइंड इस तरह से मान लोगे, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा तो उसको एक एक्सिस मानोगे, उससे परपेंडिकुलर आप 5 एक्सिस मान लोगे। ठीक है, √3 kg यहाँ पे हो गया,
√3 kg ब्लॉक ये हो गया, तो ये mg डाउनवर्ड आया, √3g डाउनवर्ड आया, √3g डाउनवर्ड आया। ये अगर एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया 60, तो ये हो गया 30, तो ये एंगल भी 30 हो गया डिग्री। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, √3g cos 30। ठीक है, और ये हो जाएगा √3g sin 30। ठीक है, ये रिजॉल्व हो गया। टेंशन टी किस साइड लगा, इस साइड लगा। क्लियर, टेंशन टी किस साइड लगा, इस साइड लगा। ओके, ठीक है, यहां से नॉर्मलाइजेशन लग रहा होगा n1, तो ये नॉर्मलाइजेशन हो गया n1। ठीक है, तो n1 इक्वल टू √3g cos 30। वो बैलेंस क्यों हो गया, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा n1 √3g cos 30 को बैलेंस कर रहा होगा। टेंशन टी इस साइड लग रहा है, टेंशन टी इस साइड लग रहा है, तो टेंशन टी इस साइड लग रहा है, तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी इस साइड है, तो आपने मान रखा है, तो ऑफकोर्स टी ज्यादा होगा, तो टी माइनस √3g sin 30, टी माइनस √3g sin 30 इक्वल टू √3g √3 इंटू एक्सीलरेशन ए। ठीक है, ठीक है, ओके। ये किसका हो गया इक्वेशन, ये हो गया √3 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, 1 kg, तो 1 kg इस साइड इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से हो गया, और उससे परपेंडिकुलर हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, 1g डाउनवर्ड हो गया, 1g डाउनवर्ड हो गया। ये एंगल 60 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजेंटल से ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो अगर ये 60 हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 30 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर, अब 1g cos 60 इस साइड हो गया, और 1g sin 60 इस साइड हो गया, और ये रिजॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, यहां से नॉर्मलाइजेशन लग रहा है n2, तो n2 इस साइड लग गया, n2 इस साइड लग गया। ठीक है, एंड अब ब्लॉक का मोशन इस एक्सेस में तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब n2 इक्वल टू n2 इक्वल टू 1g cos 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ऑफकोर्स ये ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे आ रहा है, तो ये किस साइड फोर्स है इसका, 1g sin 60 साइड है, टेंशन टी इस साइड है, तो टेंशन टी इस साइड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, g sin 60, g sin 60 माइनस t इक्वल टू 1 इंटू एक्सीलरेशन है, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, 4 इक्वेशन 4 अननोन, तो यहां से आप सॉल्व कर लोगे। t माइनस √3g sin 60 को √3a, और g sin 60 माइनस t इक्वल टू a, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ को ऐड कर दोगे तो टी कट जाएगा, तो g sin 60 माइनस टी इक्वल टू 1a, इसको आपने ऐड कर दिया, तो ये कट गया टी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, g sin 60 माइनस √3 sin 30 इक्वल टू 1 प्लस √3a। ठीक है, मैं यहाँ पे साफ कर रहा हूँ, मुझे जगह की जरूरत है, जगह की शॉर्टेज है अपने पास, तो मैं ये वाला एफबीडी साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है,
साइन 60 हुआ आपका 1/2 माइनस साइन 60 हुआ √3/2, सॉरी √3/2 माइनस √3/2। साइन 30 आपका वो कितना हुआ 1/2 हो गया, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस √3a, ये वैल्यू कट गई, तो एक्सीलरेशन ए क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये ब्लॉक में फोर्सेस बैलेंस हो रहा है, ये ब्लॉक ना तो इस साइड जा रहा है ना उस साइड जा रहा है, एक्सीलरेशन ए हो गया 0, यानी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ये दोनों ही ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। एक्सीलरेशन ए 0 आ गया, एक्सीलरेशन ए जब 0 आ जाएगा तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 कर दो तो टी कितना आ जाएगा जी साइन 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा जी इंटू 1/2, कितना हो जाएगा जी/2, ठीक है। जी की वैल्यू 10 रख दोगे तो टी इक्वल टू कितना आ गया, टी इक्वल टू आ गया 10/2 एंड दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये आ गया टेंशन टी यहाँ पे 5 न्यूटन, ठीक है। टेंशन टी आ गया 5 न्यूटन, एक्सीलरेशन ए कितना आया 0, टेंशन टी इक्वल टू आया 5 न्यूटन, ठीक है। पहला और दूसरा वाला पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड वाला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, उसने बोला है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली। तो ये रिजल्ट याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया, ये हो गया 30 और ये हो गया 60, ठीक है। ये एंगल हो गया 30, ये हो गया 60, तो ये कितना हो गया, तो ये तीन, अगर ये एंगल थीटा हो गया तो थीटा प्लस 30 प्लस 60 इक्वल टू 180, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, तो ये एंगल कितना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90, ठीक है। तो पुली पे फोर्स कितना लग रहा है, तो पुली पे आपने ये पुली बना दिया, एफबीडी उसका पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहां से कितना लग रहा है, यहां से लग रहा है टेंशन टी और इधर से भी लग रहा है टेंशन टी, दोनों ही कितने 5 न्यूटन एंड ये भी है आपका 5 न्यूटन, ठीक है। मैं बाद में बात करता हूँ क्लास में। ये यहां पर इसके बाद ये हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये 90 डिग्री हो गया, तो रिजल्टेंट कितना आया, रिजल्टेंट एफ रिजल्टेंट इक्वल टू कितना आया, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 90 का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको बताया था मैंने कि अगर एक फोर्स F1 इस साइड लग रहा है, दूसरा फोर्स F2 इस साइड लग रहा है, ठीक है, एंगल थीटा ये हो गया, तो F रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 90, ठीक है। तो cos थीटा, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला आपने वहां पे रिजल्टेंट में लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू कॉस 0, ये हो गया 0, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 का अंडर रूट, तो ये आ जाता है आपका 5√2। तो रिजल्टेंट फोर्स यहां पे जो लग रहा है दैट इज द 5√2, ठीक है। ये 5 है बेटा, ये 5 है, ठीक है, और रिजल्टेंट कितना आ रहा है 5√2, तो ये एक्चुअली में क्या हुआ, देखो 5√2 आया ना, तो इस ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल रहेंगे, तो यानी 5√2 का फोर्स डाउनवर्ड लगेगा पुली पे, पुली पे इधर भी टेंशन उसको नीचे खींच रही है, इधर से भी टेंशन का प्रेशर पड़ रहा है, इधर से भी टेंशन पड़ रहा है, तो 5 जो रिजल्टेंट आएगा उसका वो किधर आएगा, नीचे की तरफ 5√2 का। क्लियर है, क्लियर है शौनक, वेदांती, शैली, यस क्लियर है, ओके ओके ओके।
टेंशन टी इसमें √3g क्यों दिखा रहा है? एक मिनट। T minus M2G equal to M2A, तो T equal to M2G sin 60। अरे हमने sin 60 की वैल्यू क्या रखी थी? 1/2 रख दिया था क्या हमने? अरे बेटा क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। एक मिनट, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक हुई है, पूरा आंसर गड़बड़ हो गया। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। एक्सीलरेशन ए 0 आ चुका है, एक्सीलरेशन ए 0 आ चुका है, यहां तक सही है अपना, ठीक है। इस साइड ये हुआ mg डाउनवर्ड लगा, और ये हो गया आपका mg cos 30, इधर हो गया mg sin 30, mg sin 30, ठीक है। तो t माइनस mg sin 30 इक्वल टू m1a, ठीक है। तो t कितना आया, यानी एक्सीलरेशन ए 0 आ गया, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg sin 30, sin 30 इज 1/2। अरे ये 30 है, मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया था। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 इंटू जी साइन 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू जी। तो टेंशन t इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 10/2, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5√3। टेंशन 5√3 आ रहा है, सॉरी 5 आया था ना अपना, 5√3 टेंशन आ रहा है, ठीक है। टेंशन 5√3 आ रहा है, तो इस साइड भी टेंशन 5√3 आ गया, 5√3 आएगा। आप एक बार फिर से सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। मैंने बता दिया किससे सॉल्व होगा, एंगल की शायद वैल्यू मैंने गलत रखी थी। तो यहाँ पर अभी आ गया, पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, तो 5√3 का इस साइड लगा, 5√3 का इस साइड लगा, इधर लगा 5√3, 5√3 का इस साइड लगा। एंगल कितना बन रहा है इसके बीच में, 90 डिग्री का बन रहा है। तो एफ रिजल्टेंट डाउनवर्ड जो होगा, दैट इज एफ रिजल्टेंट। तो एफ रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 90, cos 90 की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो F रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 25 इंटू 3 प्लस 3, कॉमन ले लिया आपने, तो हो जाएगा 25 इंटू 6 का अंडर रूट, तो ये जाएगा 5√6 न्यूटन। तो एफ रिजल्टेंट क्या हो गया, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू हो गया 5√3 न्यूटन। तो एफ रिजल्टेंट को उसने वहां पे कितना बोल रखा है, एफ रिजल्टेंट को उसने बोला, आंसर में क्या दे रखा है, एफ रिजल्टेंट दे रखा है 10/√3/2। तो एक्चुअली में वो वही वही है, देखिए कैसे, एफ रिजल्टेंट हमारा कितना आया, 5√3 आया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ जाएगा आपका 10√3/2। वहां पे नीचे अंडर रूट नहीं है, ऊपरी केवल अंडर रूट है, ठीक है। तो एफ रिजल्टेंट कितना हुआ, √3g/2। ओके, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको? यस सर। ओके। न्यूटन थर्ड लॉ बहुत ही फेमस लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी भी बॉडी पे एक फोर्स एफ लगाते हैं, तो बॉडी, अगर बॉडी ए, जैसे मान लीजिए मैं ए बॉडी हूं और सामने आप बॉडी बी हैं, अगर मैंने आप पे एक फोर्स एफ लगाया, तो आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेरे ऊपर लगाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। इससे बॉडी के मोशन का कोई लेना देना नहीं है, बॉडी किधर जा रही है, क्या जा रही है, ऐसा उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे एक फोर्स लगाया, तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे एक फोर्स, सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। मान लीजिए ये बॉडी ए हो गई,
ठीक है, ये ए बॉडी हो गई और इसके कांटेक्ट में बॉडी बी आ गई। ठीक है, ये एक सरफेस पे रखे हुए हैं, एक सरफेस पे रखे हुए हैं। ए ने बी पे एक फोर्स लगाया एफ, तो व्हाट इज द एफ ए बी, एफ ए बी को मैंने बोल दिया एफ नॉट। उसने एक फोर्स एफ नॉट इस पे लगाया ए ने बी पे, तो उसने उसका क्या हो गया, एफ नॉट फोर्स इस साइड हो गया क्या? ठीक है, और बी फिर क्या करेगी, बी भी सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगी ए पर, तो वो क्या हो जाएगा, एफ बी ए एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट। वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ पे वेक्टर सब में हो गया। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगर एक बॉडी ए पे फोर्स लगा रही है, ए बॉडी बी पे फोर्स एफ नॉट लगा रही है, तो बी भी माइनस एफ नॉट का फोर्स उस बॉडी पे पीछे की तरफ लगाएगी। डजंट मैटर ये ब्लॉक कैसे मूव कर रहे हैं, अगर उनके बीच में एक फोर्स है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, बस कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये आपका आता है न्यूटन थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 26 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 16, a block of mass m is kept on a ground as shown in the figure। एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, as shown in the figure। अरे तो इस क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, उसमें कॉन्सेप्ट को लेकर छोटा सा डिस्कशन किया गया है, तो ऑफकोर्स हम उसको करेंगे। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम एफ बी डी। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम आप जिसका भी ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एम एम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपने एम को इस साइड लगा दिया और ठीक है, सराउंडिंग से जो फोर्स उस पर लग रहा है, आप वो सारे फोर्सेस को वहां पे शो करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एम जी स्मॉल एम जी डाउनवर्ड हो गया, नॉर्मलाइजेशन एंड अपवर्ड हो गया। नॉर्मलाइजेशन एंड कहां से, अब एम जी कौन लगा रहा है, एम जी अर्थ लगा रही होगी ना, उसके सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहां पे बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास, एक्चुअली में बेटा कोई मास यानी ऐसा कोई सेंटर नहीं हो रहा, तो वो मैथमेटिकली डिफाइंड एक सेंटर होता है जहां पे हम मान के चलते हैं कि बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है या एक जगह पे इकट्ठा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से एमजी डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन कहां से लगेगा, इस साइड लगेगा, ग्राउंड कॉन्टेक्ट से ऊपर की तरफ लगेगा, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। उसने दूसरा क्या किया, क्या बोला है, आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ऑफ कोर्स एमजी नीचे की तरफ लग रहा है तो वो नीचे की तरफ लाएगा, तो इसीलिए ये कांटेक्ट पे आ गया, ये सरफेस सरफेस को मैं बोल देता हूं एस, एस सरफेस से कांटेक्ट पे आ गया, तो यहां पे जब कांटेक्ट पे आ गया तो फिर वो ऊपर की तरफ लगने लगा, नॉर्मलाइजेशन एंड लगने लगा। ठीक है, तो यहां पर सरफेस पे क्या हो रहा है, सरफेस पे ब्लॉक एमजी का फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, सरफेस पे ब्लॉक एमजी का फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, और सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मलाइजेशन एंड ऊपर की तरफ लगा रही है। तो एक्शन रिएक्शन कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन अर्थ, ये सरफेस ने अर्थ के ब्लॉक के ऊपर की तरफ लगाया, और यही एक्शन रिएक्शन नीचे की तरफ लगेगा एंड। ठीक है, एमजी कौन लगा रहा था, एमजी लगा रही थी अर्थ। एमजी कहां से लग रहा था, अर्थ की तरफ से लग रहा था क्या, एमजी अर्थ की तरफ से लग रहा था। ठीक है, तो ये कांटेक्ट में आ गया, तो एन इक्वल टू कितना हो गया, एन इक्वल टू एमजी हो गया। ये ब्लॉक पे, अब ये अगर मान लो अर्थ हो गया, ठीक है, अर्थ ये हो गया, तो
अर्थ ने ब्लॉक पे सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स नीचे की तरफ लगाया, तो एक्शन रिएक्शन से अब देखो क्या हुआ, ये अट्रैक्शन फोर्स हुआ ना, ये अर्थ हो गया ना, ये अट्रैक्टिंग फोर्स हुआ। अगर अर्थ ने mg नीचे की तरफ लगाया तो ये ब्लॉक भी तो अर्थ पे mg ऊपर की तरफ लगाएगा। वो बात दूसरी है कि ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये अर्थ ऊपर नहीं जाएगा। रीजन उसका ये है कि इसका अर्थ का जो एक्सीलरेशन हो जाएगा, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है mg डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ, तो me बहुत बड़ा है कंपेयर टू स्मॉल m, तो उसका एक्सीलरेशन ये 0 है, तो ये केवल यहां पे इस पे g का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आएगा। समझ में आया शौनक? शौनक समझ में आया? यस सर। क्लाइंबिंग ऑन द रोप, तो एक क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि जैसे कोई बंदर है या इंसान है, एक रोप पे क्लाइंब कर रहा है, जैसे एक रोप हो गई है, एक हाइट से बनी हुई है। इस केस में बेटा बहुत थोड़ा सा लड़के गलत करते हैं, तो देखो वो कैसे हो रहा होगा। जैसे मान लो कि एक बंदर है, बंदर हो गया या इंसान हो गया, इंसान ही समझ लेते हैं, वो इसने उस टाइम ये पकड़ रखा है दोनों हाथों से, और ये उसने उसके दोनों पैर ऐसे हैं। तो वो क्या है, पहला केस क्या है, मैं बंदर का मास मान लेता हूँ स्मॉल एम, स्टिंग में टेंशन टी ले लेता हूँ, स्टिंग में टेंशन टी ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी ये चढ़ नहीं रहा है, अभी ये चढ़ नहीं रहा है। तो अगर मान लो एक बेटा एक रोप लटक रही है, एक हैंग हो रही है, तो अगर आपने उसको पकड़ के उसको आप हैंग हो रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप रोप पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो ना, रोप पे फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हो, और रोप आप पे फोर्स किधर लगा रही होगी, ऊपर की तरफ। क्लियर है? अगर आपने रोप पकड़ रखा है तो रोप को आप क्या कर रहे हो, हैंग, आप लटक रहे हो, तो आप रोप, अगर आपने पैर ग्राउंड से हटा लिए हैं तो क्या होगा, अगर रोप टूट जाए तो आप नीचे आओगे ना रोप को लेके, तो इसका मतलब आपने फोर्स किधर लगाया, रोप का, रोप पर नीचे की तरफ लगाया। ठीक है, तो इसने आपने इस पे फोर्स लगाया रोप पर नीचे की तरफ, ठीक है, और रोप ने आप पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो आपने जो रोप के ऊपर फोर्स लगाया वो लगाया नीचे की तरफ, मैं उसे बोल देता हूं टेंशन टी। तो रोप ने आपके ऊपर फोर्स किधर लगाया, तो अगर ये मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, तो मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, तो रोप ने आपके ऊपर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, ठीक है, टेंशन टी। तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मंकी ड्रॉ कर रहे हो, तो आपके लिए सिस्टम ये हो गया ना, तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस देखोगे, तो आपने मंकी ने रोप पे फोर्स लगाया टेंशन टी नीचे की तरफ, और रोप ने मंकी पे टेंशन टी लगाया ऊपर की तरफ, और mg ग्राउंड, mg जो है आपका अर्थ से नीचे की तरफ लगेगा, अर्थ नीचे की तरफ लगाएगी mg। फिर से समझो, ये मंकी टेंशन टी से रोप को नीचे की तरफ खींचेगा, क्लियर? तो वो रोप उस मंकी पे फोर्स किधर लगा रही है, एक्शन रिएक्शन से ऊपर की तरफ लगा रही है, तो वो टेंशन टी ये आ गया, और ये mg नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अगर ये रुका हुआ है तो उस केस में टी इक्वल टू कितना हो गया, टी इक्वल टू mg हो गया। अगर ये रुका हुआ है तो उस केस में टेंशन टी इन द रोप क्या हो गया, mg हो गया। अब यहां पे दूसरा केस आता है, अगर ये एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो अभी आपने टेंशन टी, मान लीजिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, तो अगर अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हो तो उस टाइम क्या हुआ, एक्सीलरेशन ए 0 हो गया। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना, तो आप टेंशन टी अभी कितना लगाओगे, टेंशन टी प्राइम आप रोप पे ज्यादा लगा दोगे, टी प्राइम यहाँ पे टी प्राइम मैं बोल दे रहा हूँ ग्रेटर देन टी हो गया। अब क्या है वो डजंट मैटर, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया कि अगर आपको ऊपर जाना है तो आप ज्यादा टेंशन लगाओगे, तो फिर रोप आप पे कितना टेंशन लगाएगी, रोप आप पे भी तो एक्शन रिएक्शन से टी प्राइम लगाएगी ना, टी प्राइम लगाएगी, ठीक है। अब आपका फ्री बॉडी डायग्राम, मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम स्मॉल एम में ड्रॉ कर रहे हैं, तो टी प्राइम ऊपर की तरफ हो गया, स्मॉल एम जी नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। तो टी प्राइम माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, एक्सीलरेशन 1 हो गया, ए इक्वेशन नंबर 1 हो गई।
अब रोप ने आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया है, mg तो अर्थ नीचे कांस्टेंट फोर्स लगा रही होगी ना। अगर आप एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहे हो तो ऊपर का फोर्स ज्यादा है और mg कम है, तो t प्राइम माइनस mg इक्वल टू m हो गया। तो t इक्वल टू कितना हो गया इसमें, t प्राइम इक्वल टू कितना हो गया, mg प्लस ma हो गया। तो t प्राइम इक्वल टू क्या हुआ, m कॉमन आ गया, g प्लस a हो गया। तो इस केस में टेंशन t रोप में इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो और टेंशन t आपका इंक्रीज हो गया, तो मान लो एक ऐसी रोप है जिसने आपका वेट वो इतनी ही स्ट्रांग है कि उसने आपका वेट जस्ट होल्ड कर रखा है, उससे ज्यादा फोर्स लगेगा तो टूट जाएगी। अगर आप उस पर ऊपर चढ़ने लगोगे तो टेंशन टी इंक्रीज होगा। उस केस में अगर टेंशन टी इंक्रीज होगा तो वो रोप वहां से खट से टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उतना ही वेट, पहले वाले टी इक्वल टू एम जी हुआ था ना, अभी टी इक्वल टू टी प्राइम इक्वल टू कितना हो गया, एम जी प्लस एम ए। तो उस केस में उस केस में आपका जो रोप होगी उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर अगर एक ऐसी रोप है जो केवल आपके वेट के बराबर टेंशन टी झेल सकती है, ठीक है, और लेकिन फिर भी आपको ऊपर जाना है, तो आप क्या करोगे, आप उस टाइम ऐसे जाओगे कि उसका एक्सीलरेशन ए जीरो। तो एक्सीलरेशन ए जीरो का मतलब क्या हुआ, वेरी स्लोली कांस्टेंट वेलोसिटी से आप ऊपर बढ़ोगे, धीरे 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 बहुत ही स्लोली कांस्टेंट वेलोसिटी से आप ऊपर बढ़ोगे। तो उस केस में एक्सीलरेशन ए जीरो हो जाएगा, और एक्सीलरेशन अब जब जीरो हो जाएगा तो टेंशन टी इक्वल टू एमजी के बराबर ही होगा। तो उसी केस में आप वेरी स्लोली विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर v v कांस्टेंट हो गया, अगर वेलोसिटी v कांस्टेंट हो गई तो उस केस में क्या हुआ, उसका एक्सीलरेशन ए जीरो हो गया ना, एक्सीलरेशन ए जीरो हो गया। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो उसका एक्सीलरेशन ए जीरो हो जाएगा। तो आप वेरी स्लोली जब ऊपर जा रहे होगे तब उसमें एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, और उस केस में टी प्राइम इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। लेकिन आपने थोड़ा सा भी एक्सीलरेशन लिया तो वहां पे टेंशन टी बढ़ जाएगा, एम इंटू जी प्लस ए हो जाएगा, और रोप के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे और टूट सकती है रोप। ठीक है, दूसरा केस, ये कौन सा केस हुआ, टेंशन टी कब इंक्रीज होगा, टेंशन टी तब इंक्रीज होगा जब बंदर ऊपर जा रहा हो विद एक्सीलरेशन ए। ठीक है, बंदर या ह्यूमन जो भी है, ठीक है, फिजिक्स सबके लिए सेम है, बंदर के लिए भी सेम है, ह्यूमन के लिए भी सेम है। अभी दूसरा केस है जब वो नीचे आ रहा होगा, तो जब नीचे आ रहा होगा तो आप रोप को छोड़ोगे ना, रोप को छोड़ोगे, एकदम से छोड़ोगे तो जी से नीचे डायरेक्ट आ जाओगे, आराम से गिरोगे। तो उस टाइम क्या हो रहा है, एकदम से रोप को आपको नीचे आना है, नीचे आना है वेरी, यानी नीचे आना है, आपको चोट नहीं लगानी, ठीक ठाक हाइट पे हो आप, तो आप वेरी स्लोली स्लोली नीचे आओगे, बहुत ही स्लोली स्लोली धीरे धीरे नीचे आओगे। तो उस टाइम क्या हो रहा होगा, उस टाइम एमजी ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है, और टेंशन टी, तो टेंशन टी केस में टेंशन टी रोप ने उस बंदर पे लगाई है ना, तो अभी क्या हो जाएगा, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू एक्सीलरेशन ए। एम जी ज्यादा हो जाएगा उस टाइम और टेंशन टी कम हो जाएगा। टेंशन टी रिलीज करोगे ना आप, धीरे 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 नीचे आओगे, तो क्या हुआ, एम जी ज्यादा है, टेंशन टी इज अप्लाइड बाय द रोप ऑन द मंकी, तो टी कम हो गया, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस एम ए। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस ए। जी माइनस ए इक्वल टू एम जी माइनस ए। ठीक है, तो अगर वो वेरी स्लोली नीचे आ रहा है तो टेंशन टी एम जी से कम हो जाएगा। क्लियर है इतना, वेदांती, रौनक, शैली, Yes, क्लियर है sir. इतना? ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए, पेज नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 27।
If the braking strength of a string is 600 Newton, then find out the maximum acceleration of the man with which he can climb up the rope. मैन का मास नहीं दे रखा है, मैन का मास दे रखा है 550, ठीक है। एक आदमी है, आप होइए, आपका आपका मास है 50, वेट कितना हो गया, वेट हो गया mg एंड दैट इक्वल टू 50 इंटू 10 एंड दैट इक्वल टू 500। ठीक है, 500 हो गया। कह रहा है कि वो रोप 600 न्यूटन का फोर्स झेल सकती है, उसके बाद ये टूट जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो उसने बता दिया है आपको कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ मैन दैट विच कैन क्लाइम अप उसने बोल दिया ना, वो बोला है। तो देखो बेटा क्या हुआ, अगर वो नीचे जा रहा होगा तो नीचे जा रहा होगा तो टेंशन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए होता है ना, अगर वो नीचे जा रहा होगा। अगर वो ऊपर जा रहा होगा तो टेंशन टी कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो कहीं नहीं जा रहा होगा और वहां पे लटका होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रहा होगा तो उस केस में टेंशन टी इक्वल टू एम जी हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा तो उस केस में टेंशन टी इक्वल टू एम जी हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेरी स्लोली। ठीक है, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब टेक्निकली वेरी स्लोली नहीं हुआ, यानी उसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। यानी अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा हो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम इन दैट केस ऑफ, यानी ऐसे मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है, तो इन इन दैट केस हम कहते हैं कि वेरी स्लोली जा रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन उसका बहुत, एक्सीलरेशन उसका ऑलमोस्ट जीरो है। तो टेंशन टी, अब देखो यहाँ पे कितना हुआ, वेट उसका हुआ 500 न्यूटन हो गया ना उसका वेट, 500 न्यूटन हो गया। तो अगर वो वहां पे केवल लटका रहेगा, केवल लटका रहेगा तो टेंशन टी इक्वल टू कितना जाएगा, 500 न्यूटन आएगा। तो पक्का रोप नहीं टूट रही होगी उससे, वहां पे रोप पक्का नहीं टूट रही होगी। ठीक है, ठीक है, अगर वो नीचे आ रहा होगा एक एक्सीलरेशन तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 माइनस 50 इंटू ए। तो अगर वो नीचे आ रहा होगा किसी एक्सीलरेशन से तो रोप तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, क्योंकि 500 माइनस एक क्वांटिटी है 50 इंटू, अगर वहां पे मान लो एक्सीलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड भी स्क्वायर हो गया तो 500 माइनस 50 हो गया, तो उस केस में कितना हो जाएगा, 450 आ जाएगा। तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है स्टिंग का, ब्रेकिंग पॉइंट है 600 न्यूटन। तो उस केस में तो स्टिंग पक्का नहीं टूटेगी। स्टिंग टूटने के चांसेस कब है, जब वो एक एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रहा हो। क्लियर, तो अभी क्या हुआ, स्ट्रिंग जस्ट टूटने वाली है तो टेंशन टी उसमें हो गया 600 न्यूटन, उसका मास कितना, उसका वेट कितना हो गया 500, उसका मास कितना है 50 इंटू एक्सीलरेशन ए। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, 100 आ गया इक्वल टू 50 ए आ गया क्या, व्हाट इज द ए इज द 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ए कितना हो गया 2 मीटर, अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसका एक्सीलरेशन थोड़ा सा भी ज्यादा होगा या 2 मीटर स्क्वायर में जस्ट टूटने वाली होगी वो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वो जस्ट ब्रेक होने वाली होगी। क्लियर, क्लियर इतना, यस क्लियर सर। इतना, ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एसक्यू में इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी एसक्यू में इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। A 60 kg person on the 50 kg प्लेटफॉर्म, 60 kg मास दे रखा है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म का वेट दे रखा है 15 kg। A rope is attached to the platform and passes over an overhead pulley. Allow the painter, sorry, person नहीं है, allow the painter to rise himself along
along with the प्लेटफॉर्म। ओके, एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ले लिया हमने, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, उसका मास दे रखा है 15 kg, और यहां पे एक पुली है। पुली से इस साइड से स्ट्रिंग बंधी हुई है, इधर से दूसरी स्ट्रिंग बंधी हुई है, यहां पे वो पर्सन खड़ा हुआ है जिसका मास है 60, मास है 60। ठीक है, पहला पॉइंट बोल रखा है, टू गेट स्टार्टेड ही पुल्ड, पेज नंबर बेटा, पेज नंबर 27 पे, पेज नंबर 27 पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर है 18। To get started, he pulls the rope down with the force of the 400 Newton. Find the acceleration of the platform as well as that of the painter. 400 न्यूटन के फोर्स से वो अपने आप को रोप को ड्रॉ कर खींच रहा है। ओके, तो आपको बताना है व्हाट इज द एक्सीलरेशन। ठीक है, ओके, यहां पे फोर्स कितना है, उसने लगाया 400 न्यूटन का लगाया है ना। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन, मैन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो यहां से कांटेक्ट फोर्स एक लग रहा होगा एन, और नीचे की तरफ कांटेक्ट फोर्स, तो प्लेटफॉर्म और आदमी के बीच में कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा एन। तो यहाँ पे सारे फोर्स हमें अभी पता नहीं है कि 400 न्यूटन पे वो ब्लॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यानी ब्लॉक कहने का मतलब वो आदमी ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। तो हम इस केस में क्या करते हैं बेटा, इस केस में हम मान के चलेंगे कि एक डायरेक्शन मान लोगे, उसी अकॉर्डिंग से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और अगर वो वैल्यू गलत होगी आपकी, तो अगर वो डायरेक्शन गलत होगा तो लास्ट में आंसर निगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, आप बस डायरेक्शन को अपोजिट कर लो। ठीक है, तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि ये पर्सन ऊपर जा रहा होगा, एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रहा होगा। तो अगर ये पर्सन एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रहा होगा तो ये प्लेटफॉर्म भी एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन ड्रॉ करते हैं। तो उसका वेट कितना है, 600 न्यूटन। ठीक है, उसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ लगा, ऊपर की तरफ लगा। टेंशन टी किधर की तरफ लगा, ऊपर की तरफ लगा। ठीक है, टेंशन टी किधर की लगा, तरफ लगा, ऊपर की तरफ लगा। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगा, ऊपर की तरफ लगा। वेट किधर की तरफ लगा, नीचे की तरफ लगा। तो टी प्लस एन, टी प्लस एन -600, यही तो फोर्स है उस पे। एक टेंशन टी लग रही, एक रोप ने एक टेंशन टी लगा रखा होगा, और नॉर्मलाइजेशन यहां से लग रहा होगा, और वेट उसका नीचे की तरफ लग रहा होगा। सॉरी, और भी है ना बेटा, वेट भी लगेगा ना, 600, हाँ लिखा तो था मैंने, mg, mg, ये mg हुआ ना, mg 600। तो ऊपर की तरफ फोर्स कितने लग रहे हैं, t प्लस एन माइनस mg, टेंशन टी ऊपर लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा, माइनस mg इक्वल टू m, व्हाट इज द मास, 60 इंटू एक्सीलरेशन है, इक्वेशन नंबर 1। तो टी कितना बोला था उसने, 400 न्यूटन, प्लस एन माइनस उसका वेट कितना है 600, इक्वल टू 60 इंटू ए, एन माइनस 200 इक्वल टू 60 ए, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब प्लेटफॉर्म का फ्री बॉडी डायग्राम, एफ बी डी ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या क्या लगेगा फोर्स उस पे, एक तो
प्लेटफॉर्म का खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, कितना mg लग रहा होगा, उसका खुद का वेट लग रहा होगा। दूसरा, प्लेटफॉर्म ने इस पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन एंड ऊपर की तरफ लगाया था, तो एक्शन रिएक्शन से वो पर्सन प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल रिएक्शन एंड नीचे की तरफ लगाएगा। ठीक है, ठीक है। और टेंशन टी इस साइड लग रहा होगा, टेंशन टी इस साइड लग रहा होगा। ओके, हाँ हाँ बेटा, क्या वेदांती, चलिए क्या बोले बेटा, एनी डाउट? चलिए वेदांती, मैं देख नहीं पाया किसने बोला, कोई डाउट? ओके वेदांती, कोई डाउट? ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम मैं किसका बना रहा हूँ, प्लेटफॉर्म को बना रहा हूँ ना, तो प्लेटफॉर्म पे उसका mg नीचे की तरफ लगा एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नीचे की तरफ लगा और टेंशन टी ऊपर की तरफ लगा। प्लेटफॉर्म भी ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन ए से, तो टी माइनस एन माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए। m यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म का मास है। टेंशन टी कितना दे रखा है, अब देखो बेटा यहाँ पे उसने 400 न्यूटन बोल रखा था, तो यहाँ पे भी टेंशन टी तो थ्रू आउट द थ्रेड सेम रहेगा ना, तो यहाँ पे भी जो टेंशन टी हो गया वो 400 हुआ ना, 400 न्यूटन हो गया, तो 400 न्यूटन माइनस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मुझे नहीं पता, माइनस mg कितना हुआ 150 इक्वल टू 15 इंटू एक्सीलरेशन ए हो गया, तो यहाँ पे कितना हुआ 250, 400 में से 150 गया तो कितना बचा 250 माइनस n इक्वल टू 15 इंटू एक्सीलरेशन ए। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, तो इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं n माइनस 200 इक्वल टू 60a एंड 250 माइनस n इक्वल टू 15a। दोनों को ऐड कर दिया तो n से n कट गया, तो 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 75a। a इक्वल टू कितना हो गया 50 बाई 75, ये कट गया तो 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ऑफ द मैन या प्लेटफॉर्म कितना आया 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म आया 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो आप किसी भी इक्वेशन में ए की वैल्यू रख दीजिए, तो 250 माइनस एन इक्वल टू 15 इंटू 2/3, तो यहां से आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 15, 5 हुआ ना, तो 10 एन 250। ठीक है, तो 250 minus n equal to 10. So what is the n? n is the 250 minus 10. तो n equal to कितना हो जाएगा 240 न्यूटन। The contact force between the platform and man is 240 Newton. The contact force between the platform and man is 240 Newton. ठीक है, and the acceleration is 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स ये बहुत कमाल का फोर्स है बेटा, इससे आपका बहुत पल्ला पड़ेगा स्प्रिंग फोर्स से। तो स्प्रिंग तो आप सबने देखी होगी, वो जो बॉल पेन आता है ना, वो जिसमें ऊपर होता है, इससे पुश करते हैं, किट 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 करता है, उसकी जो नीब होती है वो बाहर आ जाती है, फिर एक बार पुश करते हुए अंदर चली जाती है। तो अगर उस पेन को खोला होगा तो उसके अंदर एक मेटल का एक वायर लगा होता है, उसे स्प्रिंग कहते हैं। या फिर आपकी बाइक है, बाइक में साफ साफ दिखता है, स्कूटी में तो थोड़ा अंदर लगा होता है, दिखेगा नहीं।
ठीक है, कार वार में सब जगह लगता है, ठीक है, हर जगह नहीं दिखता, लेकिन बाइक में बहुत अच्छे से दिखता है। वो जो पीछे टायर से चेसिस को कनेक्ट करता है ना, एक रॉड होती है, उसमें एक वायर लगा होता है, स्प्रिंग। अरे सभी जानते हो यार, स्प्रिंग में क्या बताना आपको। तो स्प्रिंग फोर्स किस तरह से काम करता है वो थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे। कैसी होती है स्प्रिंग? एक वायर होता है और इस तरह से स्प्रिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे जनरली एक क्लोज लूप होता है पूरा स्प्रिंग, यहाँ पे यानी इस तरह से ये लास्ट में लोग जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि वो कांटेक्ट किसी भी बॉडी से अगर उसे कांटेक्ट में रखा जाए तो कांटेक्ट अच्छी तरह से बन सके। तो हमारे कोर्स में वो सब चीजें नहीं है, हमारे कोर्स में बस स्प्रिंग का ही एक पार्ट है। तो स्प्रिंग और अच्छे से बना लेते हैं, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ठीक है। तो स्प्रिंग ऐसे रखी हुई है, तो उसकी अपनी एक फोर्स, उसकी अपनी एक लेंथ होगी एल नॉट, तो जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग की लेंथ एल नॉट। प्रॉपर्टी क्या है स्प्रिंग की? स्प्रिंग अपनी लेंथ में चेंज को अपोज करता है, चेंज को अपोज करता है। तो अगर आपको इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना है या एक्सपांशन देना है, तो अगर आप इस साइड से फोर्स एफ नॉट लगाने लगे, तो क्या होगा, ये ब्लॉक स्प्रिंग इस साइड आ जाएगी क्या, ठीक है। तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए आपको यहां पर भी उसको इस उसके कॉर्नर ए को भी आपको रोकना पड़ेगा, तब आप ए वाले कॉर्नर को आपको रोकना पड़ेगा, तब आप बी वाले कॉर्नर को इस साइड से पुश कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपने स्प्रिंग को पुश किया, तो अगर उसमें एक फोर्स डिस्टेंस एक्स कंप्रेस हो गई, तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा के एक्स। ये जो फोर्स हो रहा है एफ नॉट इक्वल टू के एक्स का फोर्स आपने इस साइड लगाया, ठीक है। तो स्प्रिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस साइड लगाएगी, तो एफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा, एफ स्प्रिंग हो जाएगा एफ सॉरी एफ स्प्रिंग हो जाएगा माइनस के एक्स। इस पॉइंट को याद रखना है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, देखो क्या हुआ, स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ ना। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग एक फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी एफ एस, वो इस साइड लगाएगी, उस साइड लगाएगी, स्प्रिंग एक जो फोर्स लगाएगी वो उस साइड लगाएगी, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से डायरेक्शन के लिए वो माइनस एक्स लगाया, अगर डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगी, इधर लगाएगी, ठीक है। अगर आपने स्प्रिंग को एक्सपांड करने की कोशिश की, ये उसकी लेंथ थी एल नॉट थी, और फिर उसको आपने उसकी लेंथ को खींच के बड़ा किया, एक्स की लेंथ को इस तरह से, इसकी नॉर्मल लेंथ से एक आपने फोर्स एफ नॉट लगाया, तो स्प्रिंग इस साइड एफ नॉट अभी यानी स्प्रिंग फोर्स एफ एस इधर लगेगा, तो एक्स इधर की तरफ पॉजिटिव है ना, तो स्प्रिंग फोर्स एफ एस कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स, ठीक है। यानी एक्स अगर इधर है तो आपका स्प्रिंग फोर्स इस साइड है, ठीक है। क्लियर हुआ स्प्रिंग? तो स्प्रिंग क्या करती है बेटा, अभी यहां पे देखो, ये जो फोर्स है ना एफ नॉट, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाहर से किसी ने उस पर फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस साइड लगाएगी, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगाएगी, एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स,
व्हाट इज द के? के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जितना के बड़ा होगा उतनी स्प्रिंग वो मजबूत होगी, उतना ही उसे कंप्रेस करना मुश्किल होगा। जितना के कम होगा उतना ही स्प्रिंग को कंप्रेस करना आसान होगा। ठीक है, तो के क्या है यहाँ पे? स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो स्प्रिंग फोर्स इज डिफाइंड बाई एफ एस and that is equal to minus time k x, where x is the change in length in the spring with direction। ठीक है, ठीक है, क्लियर? तो अगर आपने स्प्रिंग को इस साइड कंप्रेस किया तो स्प्रिंग फोर्स इस साइड लगाएगी, और अगर आपने स्प्रिंग को एक्सपांड किया तो एक्स इधर हुआ तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगाएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि अगर उसका दूसरा कॉर्नर जो है, दूसरा कॉर्नर उसका फ्री हुआ और आप इस साइड फोर्स लगा लोगे और स्प्रिंग में एक्सपेंशन आ जाएगा। उस केस में अगर आपने फोर्स एफ लगाया तो स्प्रिंग सीधे सिंपली स्लाइड होकर यहां पे चली जाएगी। आपको इस वाले पार्ट को होल्ड करके रखना पड़ेगा, नहीं तो स्लाइड होकर इस साइड चली जाएगी और स्प्रिंग की लेंथ में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपने फोर्स एफ इधर लगाया, अगर आपने फोर्स एफ इधर लगाया तो कंप्रेशन वाला केस देखते हैं। कंप्रेशन वाले केस में क्या हुआ? अगर आपने फोर्स इस साइड लगाया, अगर आपने फोर्स इस साइड लगाया एफ नॉट का, तो स्प्रिंग में क्या कंप्रेशन आया? तो यहां पे हो गया, इधर से मैं मान लेता हूं F1 का फोर्स लग गया। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्प्रिंग ड्रॉ कर लोगे तो उसका वेट एम एस जी डाउनवर्ड लगेगा और यहां पे रखा हुआ है नॉर्मल एक्शन एन लगेगा। इस साइड से एफ नॉट लगा दिया फोर्स, तो इस साइड से कितना फोर्स लगा? F1 लग गया, F1 लग गया, F1 लग गया। अब ये स्प्रिंग कहीं जा तो रही नहीं है, वहीं पर है जहां पर थी वो, तो उस केस में क्या हो गया? उसका एक्सीलरेशन ए जीरो हो गया, तो एफ नॉट माइनस एफ वन इक्वल टू जीरो हो गया, तो एफ वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ नॉट हो गया। ठीक है, तो इस साइड अगर आपने एफ नॉट फोर्स लगाया तो इधर से एफ नॉट का फोर्स इस साइड लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एफ नॉट इस साइड से लगेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। इस साइड से फोर्स एफ नॉट इधर लगाया तो अभी क्या होगा? स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया, सॉरी एक्सपांशन आ गया, एक्सपांशन आ गया। तो इस साइड से ये यहाँ पे फिक्स है, तो स्प्रिंग ये जो वॉल है वो स्प्रिंग पे इस साइड एक फोर्स F1 लगाएगी, तो अगेन स्प्रिंग की जो पोजीशन है वो तो चेंज नहीं हुई, तो उस केस में F1 इक्वल टू एफ नॉट हो गया। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। डायरेक्शन के केस में कैसे लिखोगे? F1 इक्वल टू माइनस एफ नॉट, वेक्टर फॉर्म में ऐसे हो गया F1 इक्वल टू माइनस एफ नॉट। ठीक है, क्यों? एफ नॉट उस साइड लगा तो F1 इस साइड लगेगा ना, F1 का डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो उसका सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो अगर स्प्रिंग में अगर कंप्रेशन या एक्सपांशन लाना है तो दोनों ही पार्ट उसके फिक्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, टू ब्लॉक्स ए एंड बी, दो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हो गया ए एंड ये ब्लॉक हो गया बी, उनके बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है, उनके बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है। टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर, ये स्प्रिंग की लेंथ दे रखी है 2 मीटर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑफ नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ का मतलब क्या हुआ? जब स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है तो स्प्रिंग की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज 200 न्यूटन पर मीटर। तो देखो F इक्वल टू के एक्स होता है ना, तो K इक्वल टू कितना हो गया? F बाई एक्स। तो जो इसका जो फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो
उसका डायमेंशन होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट वहां पे स्प्रिंग का उसने दे रखा है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज F इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर, सॉरी के की वैल्यू गिवन टू यू। ठीक है, if block A and B both are displaced by 0.5 मीटर इन सेम डायरेक्शन, तो देखो बेटा क्या हुआ, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को सेम डायरेक्शन में 0.5 मीटर शिफ्ट किया गया। तो मैं मान लेता हूं इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया गया, तो ब्लॉक ए इधर आ गया 0.5 इधर आ गया, और ब्लॉक बी भी 0.5 इधर आ गया, ब्लॉक ए भी इधर आ गया 0.5, ब्लॉक बी भी इधर आ गया 0.5। तो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। तो एक्चुअली में ये 2 मीटर है, तो इधर वाला भी 0.5 आ गया, इस साइड वाला भी 0.5 आ गया, तो इसकी लेंथ तो 2 मीटर बनी रही ना, स्प्रिंग की लेंथ 2 मीटर बनी रही, ना तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन हुआ ना कोई एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, तो वो पूछ रहा है फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी आर डिस्प्लेस्ड 0.5 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में मूव किया तो नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना था, 0.2 मीटर। तो 2 मीटर तो यहां पर भी 2 मीटर बनी नहीं ना, तो उसकी नेचुरल लेंथ में तो कोई चेंज हुआ नहीं। जब नेचुरल लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ तो स्प्रिंग में फोर्स कभी लगता है जब उसमें कंप्रेशन या एक्सपांशन है। कंप्रेशन या एक्सपांशन का मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ डिक्रीज हो या इंक्रीज हो। ठीक है, तो इस केस में उसकी नेचुरल लेंथ तो उतनी की उतनी बनी रही, तो इस केस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसमें कोई फोर्स नहीं लगाएगी। तो पहले केस में फोर्स हो गया 0। इफ ब्लॉक ए एंड बी बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाई 0.5 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है, सेकंड केस है जब ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए गए। तो इस साइड लगा कितना 0.5 अपोजिट डायरेक्शन में, और इधर ये कितना गया, इधर ये भी गया 0.5। ठीक है, तो व्हाट इज द चेंज इन नेचुरल लेंथ। अभी लेंथ कितनी हो गई, पहले 2 थी, अभी कितनी हो गई 3 मीटर हो गई, 3 मीटर हो गई ना। तो ये कौन सा केस हुआ, ये केस हुआ स्प्रिंग के एक्सपांशन वाला। तो एक्सपांशन में क्या होगा, एक्सपांशन में स्प्रिंग फिर से अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी, तो के एक्स फोर्स वो इधर लगाएगी और के एक्स फोर्स वो इस साइड पे लगाएगी। दोनों ही टर्म पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है ना स्प्रिंग, तो के एक्स इधर लगाएगी, के एक्स इधर लगाएगी। तो इस साइड के की वैल्यू कितनी होगी 200 इंटू 1, और इस साइड ये भी होगी 200 इंटू 1। ये कितना हो गया 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। ठीक है, since both blocks are displaced by 0.5 meter in the same direction, no change in the length is 0। अच्छा, अरे वो तो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अगर थर्ड केस ऐसा करते हैं कि दोनों ही अंदर की तरफ उनको कंप्रेस किया गया, अंदर की तरफ कंप्रेस किया गया, तब स्प्रिंग फोर्स कैसे लगता। तो अभी क्या होता, अंदर की तरफ जब कंप्रेस करते, तो थर्ड केस उसमें दिया नहीं है लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 0.5 इधर आ गया, इधर आ गया 0.5, और ये इस साइड आ गया 0.5। ठीक है, तो स्प्रिंग की जो लेंथ थी अभी कंप्रेस हो गई, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 मीटर था, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 मीटर बचा। तो व्हाट इज द डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज द 1 मीटर ना। डेल्टा एक्स कितना हो गया, 0.5 इस साइड से, 0.5 इस साइड से। ठीक है, 0.5 इस साइड से, 0.5 इस साइड से, तो डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, तो के एक्स का फोर्स वो इस साइड लगाएगा और के एक्स का फोर्स वो इस साइड लगाएगा। स्प्रिंग अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग अरे मुझे कंप्रेस मत करो, ऐसे मुझे अपनी नेचुरल लेंथ पे रहने लगो, तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी ना। तो के एक्स का फोर्स इस साइड लगाया, तो उस केस में लगा कितना लगाया 200 इंटू चेंज इन लेंथ कितना था 1 मीटर हुआ ना, और इस साइड उस पर लगेगा 200 इंटू चेंज इन लेंथ 1 मीटर। तो 200 न्यूटन का वो इस साइड फोर्स लगाएगा और 200 का फोर्स इस साइड लगाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ।
वेदांती, Yes, sir. सोनक, शैली, तुम लोग सो जाते हो क्या बीच में? हैं? मेरा क्लास खुलने वाली है, पता है ना? क्लास में होगे आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, आपके मॉड्यूल्स तैयार हो गए हैं, आप लोग ले जाइएगा, एक एक दिन बाद ले जाइएगा। स्टेपलर होने, बैंडिंग होनी बाकी है, बैंडिंग हो जाएगी तो आप मॉड्यूल, बड़े मॉड्यूल्स हैं, लगभग इतने मॉड्यूल हैं आपके, ठीक है, तो सब कलेक्ट कर लीजिएगा डे आफ्टर टुमारो, या फिर एक दो दिन बाद कलेक्ट कर लीजिएगा। बैंडिंग होना बाकी है, बैंडिंग क्या, स्टेपलर होने बाकी है, स्टेपल कर दिया जाएगा तो ले जाइएगा। फोर्थ कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग 100 न्यूटन of a 10 kg block attached with a spring is at rest. Then find extension in the spring. फोर्थ कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, के की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन पर मीटर। If a 10 kg block attached with the spring at rest, अब 10 kg ब्लॉक को यहां पे अटैच कर दिया विद द स्प्रिंग एट रेस्ट, 10 kg के ब्लॉक को यहां पे अटैच कर दिया, ठीक है, ठीक है। अभी स्प्रिंग में कोई लेंथ का एक्सपांशन नहीं हुआ, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ में, तो बोल रखा है उसने, जी की वैल्यू दे रखी है, ग्रेविटेशन की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे किसी किसी यानी हाथ लगा रखा होगा या फिर किसी टेबल पे ऐसे रोक रखा होगा उसने नेचुरल लेंथ पे, ठीक है। कह रहा है, यानी उसने बोला नहीं है क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यानी सिचुएशन ये है कि अगर इस नीचे के पार्ट के सपोर्ट को हटा लिया जाता है तब क्या होगा, तब ये नीचे आएगा ना, कह रहा है कि नीचे स्लोली 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 लेके आगे, तो अभी क्या होगा, उसका वेट नीचे की तरफ आएगा, तो स्प्रिंग में एक्सपांशन होता जाएगा, एक्सपांशन होता जाएगा, तो किसी इस पॉइंट पे जाके स्प्रिंग स्प्रिंग में वो ब्लॉक, किसी इस पॉइंट पे जाके स्प्रिंग में वो ब्लॉक रुक जाएगा, किसी इस पॉइंट पे जाके स्प्रिंग में वो ब्लॉक रुक जाएगा। तो वो बोल रहा है व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्स नॉट हो गया क्या, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे आप, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक बना लोगे, एम जी डाउनवर्ड लगा, उसका वेट एम जी डाउनवर्ड लगा, के एक्स ऊपर की तरफ लगा, के एक्स फोर्स ऊपर की तरफ लगा, के एक्स फोर्स, के एक्स क्या हुआ, स्प्रिंग फोर्स हुआ ना, स्प्रिंग में एक्स का एक्सपांशन हुआ, तो के एक्स नॉट बोल रखा है, यानी के एक्स नॉट का फोर्स ऊपर की तरफ लगा। अब जाके इस पॉइंट पे और एक्स पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी हो गया क्या, के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी हो गया, तो व्हाट इज द एक्स नॉट इक्वल टू एम जी बाई के, तो व्हाट इज द मास, मास दे रखा है उसने 10 kg, व्हाट इज द जी, 10 इंटू 10 बाई स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दे रखा है 100 न्यूटन, तो एक्स नॉट इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, तो एक्स नॉट इक्वल टू आ गया 1 मीटर, तो एक्सपांशन इन द स्प्रिंग इज 1 मीटर, एक्सपांशन इन द स्प्रिंग इज 1 मीटर, ठीक है। ओके, ओके, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क है आपका पेज नंबर 30 पर, पेज नंबर 30 पर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 21, 22, 23, ठीक है, एंड बस 23, ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उससे पहले आपका यहाँ पे जो पैरा है ना, ये जो पैराग्राफ है, स्प्रिंग फोर्स सिस्टम, स्प्रिंग फोर्स सिस्टम को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है,
इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, यानी कल ही है मेरी क्लास, इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्प्रिंग फोर्स सिस्टम, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, ओके ओके। और 23 से मोस्ट प्रोबेबली क्लास आपकी क्लासरूम प्रोग्राम चालू हो जाएगा। तो बस थोड़ा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, हम 23 से चालू करेंगे, ठीक है। अगर कोई नोटिफिकेशन आपको मिलता है कहीं पे देखने को, पढ़ने वढ़ने को मिलता है नेटवर्क पे, तो उसका लिंक भी मुझे तुरंत शेयर कर दीजिएगा, समटाइम मैं चेक नहीं कर पाता। ओके, चलिए बाय।